प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं। उनमें से कुछ विशेष प्रकार के तरीकों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परिवीक्षा विवाह पर। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभव को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दार्लूंग और कुकी जनजाति में पाया जाता है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय के लिए प्रेमी जो है प्रेमिका के घर जाकर कुछ समय निवास करता है। इस अवधि में वे दोनों सभी प्रकार के वैवाहिक सुख प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभाव योग्य नहीं होता है तो वे दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसा चुकाना होता है। हॉबल का मत है कि आदिम समाजों में विवाह में वधु मूल्य प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संतान प्राप्त करना है। परिवीक्षा काल में लड़की की संतानोत्पत्ति की शक्ति का भी पता चल जाता है और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो दोनों का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। जनजातियों में अगला जो तरीका है विवाह या जीवन साथी चुनने का, वो है हरण विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। मैक्लेलन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह ही था। समाज के विकास एवं नवीन कानूनों के प्रभाव से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु अब अभिनयात्मक हरण ही इसके अवशेष के रूप में देखने को मिलते हैं। बुशमैन लोगों में अभिनयात्मक हरण प्रचलित हैं। प्रीति भोज के अवसर पर वर एवं वधु दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधु का हाथ पकड़ता है। ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो जाती है और वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधु का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्वक विवाह कर दिया जाता है, लेकिन हाथ छोड़ देने पर उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। अफ्रीका की बहिमा जनजाति में वर और वधु पक्षों के बीच रस्साकसी होती है, जिसमें वर पक्ष ही जीतता है। विजय की घोषणा के बाद ही वर पक्ष के लोग वधु को गाय की खाल में लपेटकर भगा के ले जाते हैं। वधु पक्ष के लोग उसका पीछा करते हैं और बाद में उनका विवाह करा दिया जाता है। कभी कभी जब एक ही स्त्री के कई प्रतिद्वंदी प्रेमी होते हैं तो उनमें मल्ल युद्ध होता है और जो जीतता है वही उस लड़की से विवाह करता है। अगला जो प्रकार है विवाह का, परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा की जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह करवा दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव के रूप में की जाती है। होली के अवसर पर उनमें गोल गोधेड़ नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंबे या खजूर के पेड़ पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंबे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियों के दो घेरे में नृत्य करते हैं। भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है, बाहर का घेरा लड़कों के द्वारा। ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खंबे पर से नारियल व गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती हैं एवं काटती हैं, नोचती हैं और कपड़े खींचती हैं। इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़की में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का उत्तराधिकारी होता है। कुछ समाजों में निपुण एवं चतुर शिकार करने वाले व्यक्ति को आदर्श दामाद माना जाता है। कोमांचे जनजाति में कोई व्यक्ति अपनी भाभी सास को सदैव शिकार भेजते रहे तो उसके विवाह की संभावना बढ़ जाती है। यदि वह अपनी साली को भी पत्नी बनाना चाहता है तो ऐसा करने से उसके अवसर और बढ़ जाते हैं। अफ्रीकन जनजाति में अधिकाधिक नरमुंड गले में लटकाने वाले व्यक्ति को बहादुर माना जाता है और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना लड़की अपना सौभाग्य समझती है। कुछ समय पूर्व नागाओं में भी युद्ध में सिर काटने वाले के विवाह के अवसर अधिक होते थे। ब्रिटिश गायना की अरावाक जाति में युवक को चलती हुई नाव में खड़े होकर एक निश्चित स्थान पर निशाना लगाना होता है। अब अगला जो प्रकार है वो है क्रय विवाह। इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के पिता और माता या उसके किसी रिश्तेदार को कुछ धनराशि व वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। क्रय विवाह का सदा यह अर्थ नहीं है कि वधु का व्यापार किया जाता हो। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है।
साइबेरिया की किर्गिज जनजाति में बधुमूल्य इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नी रखना कठिन है और वे लोग साधारणतः तलाक भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ है बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। न्यू गिनी की बुकाई जनजाति में बधुमूल्य चुकाने के बाद ही पति को यौन संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक बधुमूल्य प्राप्त नहीं होता तब तक वधु अपने पिता के यहाँ रहती है। अफ्रीका की हो जनजाति में लड़की पैदा होने से पहले ही सौदा व सगाई हो जाते हैं और लड़की पैदा होने पर बधुमूल्य की किस्त चुकाना आरंभ हो जाता है। तिली की जनजाति में तलाक होने पर पति को कन्या मूल्य वापस देना होता है। भारत में लगभग सभी जनजातियों में बधुमूल्य की प्रथा है। विशेषतः नागा, गोंड, संथाल, हो, ओराव, खरिया, कुकी, भील आदि में यह प्रथा प्रचलित है। बधुमूल्य पैसे व वस्तुओं दोनों में ही दिया जा सकता है। कुछ जनजातियों में बधुमूल्य की अधिकता के कारण लड़के व लड़कियां कुंवारे ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हरण विवाह किया जाता है और फिर उन्हें कर्जा लेकर विवाह करना होता है। देर तक विवाह नहीं होने पर यौन प्रेरणा निराशा पैदा करती है। परिणाम स्वरूप अवैध यौन संबंध पनपते हैं। बधुमूल्य के अभाव में ऐसा माना जाता है कि अंगामी नागाओं में स्त्री की प्रतिष्ठा गिर जाती है। लोभी बधुमूल्य के आर्थिक पक्ष के साथ साथ स्त्री की उपयोगिता को प्रकट करने के लिए भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। होबहाउस, हीलर एवं गिन्सबर्ग ने 434 जनजातियों का अध्ययन किया, जिनमें से 303 में बधुमूल्य प्रचलित थे। मुरडॉक ने अपने अध्ययन में 50% समाजों में इसका प्रचलन बताया है। अगला जो जीवन साथी चुनने का तरीका है वो है सेवा विवाह। वधुमूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे और उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। एवांस प्रिचार्ड ने 241 जनजातियों का अध्ययन किया, जिनमें से 30 में इस प्रथा का प्रचलन था। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है, तो कुछ में विवाह के बाद ससुर के घर रहकर करनी होती है। चुकेदी, कोरयाक, योकाधिर, बिनीबागो, हिदात्सा, किरचाक आदि में यह प्रथा प्रचलित है। बिनेबागो तथा कामांचे इंडियंस में दामाद से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने ससुराल वालों को शिकार भेंट करें। भारत में गोंड, बेंगा व बिरहोर में यही प्रथा प्रचलित है। गोंड व बेंगा में तो पुरुष वधुमूल्य नहीं दे पाता, वधुमूल्य नहीं दे पाता अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गोंड लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामानाई और बेगा में लाम सेना या गहारिया कहा जाता है। बिरहोर में ससुर जमाई को रुपये उधार देता है ताकि वह बधुमूल्य चुका सके। यह पैसा किस्तों में पुनः लौटाया जाता है। वह जब तक यह पैसा वापस नहीं लौटाता तब तक उसे ससुर के घर पर सेवा करनी होती है। नेपाल के गोरखा श्रमिक जोनसार के खस लोगों में यहाँ खेती के श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और अवधि समाप्त होने पर अपनी शादी खस स्त्री से करवा दी जाती है। अगला जो प्रकार है वो है विनिमय विवाह। बधुमूल्य से बचने का एक तरीका यह भी है कि परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार से उसकी बहन दे दी जाए और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया तथा टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है। शोशेन इंडियंस में भी इस प्रथा का प्रचलन है। साधारणतः संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में लोभी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती। यह बिना खर्च के पत्नी प्राप्त करने का एक तरीका है। सहपालन विवाह। बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। अधिकांशतः युवक और युवतियों की सहमति से ही विवाह होते हैं और माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर देते हैं। जिन जनजातियों में युवा गृहों का प्रचलन है उनमें युवा और युवतियां अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो वे सह पलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा लाते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। चीन जनजाति में भाई बहन का विवाह तय करता है। जब कोई साथी नहीं ढूंढा जाता तो बहन अपने प्रेमी के साथ विवाह कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है तथा भाई की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और कभी कभी तो वह आत्महत्या भी कर लेता है। कुर्नई जनजाति में भी सहपालन पाया जाता है। पलायन के समय यदि वे पकड़े लिए जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई की जाती है। यदि वे गांव की सीमा पार कर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जाती है और संतान होने तक वे गांव के बाहर आश्रम में रहते हैं। बिहार की हो व राजस्थान की भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है और इसे राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हठ विवाह। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है।
उस समय अपमान ही सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न कर लेते। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, ओराव, कमार व मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो ऐसे विवाह को अनादर, ओराव निर्बोलक तथा कमार टैंठू कहते हैं। अनादर का अर्थ ही यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह अपने उनके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है। कई बार लड़की को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता। इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह उस लड़के से करा दिया जाता है। दत्तक विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदारों को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह भी है। अफ्रीका की नूर जनजाति में जिस परिवार में व्यक्ति की हत्या की जाती है, उसे हत्यार द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। यह मूल्य देकर मृतक की पत्नी का यौन संबंध किसी भी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मृतक की ही संतान मानी जाती है। विधवा उत्तराधिकार विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता है। सीमा नागाओं में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना है। लोभी का मत है कि इन लोगों में स्त्री को ही संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित है, वहाँ भी भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसा कि मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित है। गारो जनजाति में सबसे छोटी पुत्री के पति को, जिसे नोकरोम कहते हैं, अपनी विधवा सास से विवाह करना होता है, जिससे कि नोकरोम दंपति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार आदिम जनजाति में विवाह साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जो कि वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। जनजातियों में विवाह न तो धार्मिक महत्व रखता है और न ही जन्मांतर का संबंध होता है। अधिकांशतः पर्यावरण व आर्थिक परिस्थितियों और यौन सुख की कामना ही उन्हें विवाह बंधन में बांधती है। अब हम भीलों में विवाह पर चर्चा करेंगे। भील जनजाति गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छितरे हुए रूप में आंध्र व मैसूर प्रदेश में निवास करती है। ये लोग अरावली पर्वतमाला से लेकर विंध्याचल एवं सतपुड़ा तक फैले हुए हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भील लोग जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे भीली कहते हैं, जिसमें मुंडारी एवं द्रविड़ भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। इनकी प्रजातीय संरचना पूर्व द्राविड़ प्रकार की है। संस्कृत साहित्य में इनके लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिकांश भील लोग धनुष एवं तीर से सुसज्जित होते हैं। भील जनजाति अंतःविवाही है और बहिर्विवाहित द्वैत संबंधों में बटी हुई है। इस द्वैत संगठन के सभी व्यक्ति परस्पर हगा शब्द द्वारा जाने जाते हैं तथा ये परस्पर विवाह नहीं कर सकते। प्रत्येक द्वैत संगठन कई बहिर्विवाही गोत्रों में और प्रत्येक गोत्र बहिर्विवाही वंशों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वंश का निर्माण 5 या 6 पीढ़ियों से मिलकर होता है, जिसमें कई परिवार होते हैं। ये लोग परिवार को बासिलू कहते हैं। भी लोग अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। कभी कभी ये क्षेत्रीय बहिर्विवाह का पालन करते हैं। विवाह में निकटाभिगमन निषेध का पालन किया जाता है। इनमें विधवा पुनर्विवाह, देवर विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह भी पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये लोग एक विवाही हैं। इन लोगों में क्रय विवाह, हट विवाह, पलायन विवाह, सेवा विवाह एवं विनिमय विवाह भी पाया जाता है। वधु मूल्य की भी इनमें प्रथा है। वधु मूल्य काफ़ी दौड़ धूप के बाद तय होता है। विवाह होने से पूर्व कुछ संस्कार किए जाते हैं। विवाह के 2 दिन पूर्व दूल्हा एवं दुल्हन के चेहरे पर हल्दी से सने हुए चावल एवं शराब लगाई जाती है। बर के यहाँ वधु के घर हल्दी बेची जाती है। विवाह के लिए बर वधु के यहाँ बारात लेकर आता है। वह सजी हुई गाड़ी में बैठता है तथा उसके साथ कोई छोटा बच्चा भी बैठता है। बाराती रास्ते में गाजे बाजे के साथ नाचते हुए, बंदूकें छोड़ते हुए आते हैं। वधु के गांव में बाराती लोगों को पेड़ के नीचे अथवा मकान में ठहराया जाता है। बारात रात्रि में यहीं विश्राम करती है। दूसरे दिन सुबह वे लोग दूल्हे सहित दुल्हन के घर जाते हैं। दूल्हा दुल्हन को विवाह मंडप में बिठाया जाता है। बर सिंदूर से वधु की मांग भरता है। चावल एवं पत्तों से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मुर्गे की बलि दी जाती है तथा दुल्हन की बहन बर एवं वधु को गठजोड़ा में बांध देती हैं। उपस्थित लोगों को शराब के प्याले बांटे जाते हैं। सभी लोग मिलकर नाच गान करते हैं। विवाह करते
कि लौटते समय वधू का पिता उसे बैलगाड़ी में बिठाता है और ज्यों ही गाड़ी चलती है दुल्हन पक्ष के लोग बारात पक्ष के लोगों पर छोटे छोटे पत्थर एवं मिट्टी फेंककर दिखावटी आक्रमण का बहाना करते हैं। दूल्हे के घर आने पर दुल्हन को सर्वप्रथम घर का चूल्हा दिखाया जाता है। विवाह के 9वें दिन जोड़ा दुल्हन के घर जाता है। वे वहां एक रात ठहरकर दूसरे दिन पुनः लौट आते हैं। भीलों में तलाक की प्रथा भी पाई जाती है। एक पुरुष अपने साफे में से कुछ टुकड़ा फाड़कर अपनी पत्नी को देता है, जिसका अर्थ होता है विवाह संबंधों की समाप्ति। तो आज हमने जनजातियों में किस प्रकार से जीवन साथी चुनते हैं, क्या तरीकों को अपनाया जाता है, भारत में भील जनजाति में किस प्रकार से विवाह का प्रचलन है, इन सभी का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीवन साथी चुनने के जनजाति के तरीके अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।